हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन को शुरुआत करने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि ये फिलहाल हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक को सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं। जिसमें फिलहाल हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रहा है और एक क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री है, जिसमें हम लोग केवल अभी एंशियंट हिस्ट्री को देख रहे हैं। केवल एंशियंट हिस्ट्री यानी केवल प्राचीन काल को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और प्राचीन काल को हम लोग बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे। बेसिक टू एडवांस का मतलब यह है कि हम लोग पहले बेसिक में क्लास 6 का जो एंशियंट हिस्ट्री के लिए बुक आता है वो अभी पढ़ रहे हैं, और इसके बाद में हम लोग इसके समाप्त होने के बाद तुरंत हम लोग क्लास 12 में जो एनसीईआरटी का बुक है जो एंशियंट हिस्ट्री के लिए आता है वो पढ़ेंगे। और ये दोनों बुक को समाप्त होने के बाद में यानी क्लास 6 और क्लास 12, ये दोनों के समाप्त होने के बाद में इन दोनों का एडवांस हम लोग उपेंद्र सिंह का बुक आता है, जो एडवांस बुक आता है उपेंद्र सिंह का, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हो गया हमारा एडवांस और ये दोनों हो गया हमारा बेसिक। तो यही हम लोग एक बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे। और जो उपेंद्र सिंह का बुक है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं तो वो उस बुक को प्रेफर करते हैं। तो अभी हमारा तो एक क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें इसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और इसके समाप्त होने के बाद में क्लास 12 को पढ़ेंगे, और उसको समाप्त होने के बाद में हम लोग उपेंद्र सिंह का बुक को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह, और इस तरह एंशियंट हिस्ट्री समाप्त होने के बाद में हम लोग मॉडर्न को मिडाइवल को शुरू करेंगे, और मिडाइवल के समाप्त होने के बाद में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। और इस तरह बेसिक टू एडवांस में मिडाइवल और मॉडर्न दोनों को इसी तरह पढ़ेंगे। और जब हिस्ट्री हमारा हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा तब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे और उसको भी ऐसे ही बेसिक टू एडवांस में पढ़ेंगे। तो इस तरह। तो स्टूडेंट्स, एक बात और कि यदि इसके पहले वाले चैप्टर जैसे चैप्टर 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये सब यदि आप इस इन सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो यदि आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो सिंपल आपको हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर जाना है, और वहां आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से एक सिस्टमिकली ढंग से एक जगह ही आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो जाइए वहां पे और एक्सेस कीजिए वीडियो को। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप सब, ये चैप्टर 9 है, और चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। चैप्टर 9 है और चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस सब टाइटल आप लोग देख रहे हैं, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। चलिए हम लोग
देख रहे हैं कि व्यापार और व्यापारियों के बारे में किस तरह से हमको जानकारी मिलता है। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा। हाँ, तो अध्याय 8 में हम लोगों ने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और आपको भी यह शायद याद होगा। एक खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंच गए। हाँ, हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि उत्तर काले पॉलिश वाले बर्तन काफ़ी संख्या में मिले थे, और ये बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थल से मिले। और सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर पहुंचाते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो हमारा दक्षिण भारत है वो खास तौर से सोना, मसाले और काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दक्षिण भारत उस वक्त सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। जो ये काली मिर्च था, इसका रोमन साम्राज्य में इतना मांग था कि इसको काली मिर्च काले सोने के नाम से लोग बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। तो जो व्यापारी थे इन सामानों को दो रास्ते से पहुंचाते थे। तो एक था तो समुद्री मार्ग था जो जहाज से पहुंचाया जाता था, और दूसरा था सड़कों से पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा था। हाँ, तो जब दक्षिण भारत में जब अनेक ऐसे रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के मिले, तो इसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे दक्षिण भारत का संबंध रोमन साम्राज्य से था। क्योंकि आखिर जब रोमन साम्राज्य के सिक्के मिलते हैं तो इससे तो हमें यह अनुमान लग जाता है ना कहीं हम लोग व्यापार उससे करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। तो व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। और जो नाविक था वो मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। तो मानसूनी हवा का मतलब यह है कि मान के चलिए आप दक्षिण से यदि हमारे उपमहाद्वीप के यदि आप दक्षिण से यात्रा आरंभ करते हैं और कहीं मान के चलिए आप उत्तर में जाते हैं, तो यदि दक्षिण से उत्तर की ओर हवा का रुख हो तो नाविक लोग क्या करते थे, उनको बहुत आसानी से वो उत्तर की ओर चले जाते थे। तो इसको ही बोला जाता है कि नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे।
वे अफ्रीका या अरब सागर के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो ये जो नाविक थे वे अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगा राज। तो चलिए इसमें देखते हैं कि समुद्र तट से कौन से राज्य लगा था। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा एक तटीय प्रदेश है और इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान है। और नदी के मैदान के इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। तो जो मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदार थे जो उन रास्ते के काफी निकट पड़ते थे, उन राजाओं के पास धीरे धीरे संपत्ति और शक्ति काफी हो गई। और ये संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। और एक संगम साहित्य है जिसमें एक कविता दिया गया है, उसमें मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। जो ये मूवेंदार है, आप लोग इस मूवेंदार को देख रहे हैं, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके पहले पूछा गया है। तो मूवेंदार क्या है? एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासकों के परिवार के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग तीन शासकों परिवार के मुखिया के लिए किया गया है। और ये कौन कौन खेत थे? तो ये थे चोल, चेर तथा पांड्या, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो जो अभी हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा कि जो संगम साहित्य है उसमें एक कविता मिला है और उस कविता में मूवेंदार की चर्चा मिलता है। तो मूवेंदार एक तमिल शब्द है और जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया, और इसका प्रयोग तीन शासकों परिवार के मुखिया के लिए किया गया है। और ये तीन शासक परिवार के मुखिया कौन है? तो ये है चोल, चेर तथा पांड्या। तो ये आपको याद रखना है, जो करीब 2300 साल पहले से लेकर दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो शाखा केंद्र थे। जो ये तीन मुखिया थे, चोल, चेर और पांड्या, इनके अपने दो शाखा केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरी अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार, जो एक था चोलों का पतन, वो था कौन? पुहार था या कावेरी पट्टनम। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। तो अभी हम लोग मैप में देखेंगे इसको बारे में कि जो चोल का पतन पुहार था, ये कहाँ पर था? ये देख रहे हैं पुहार या कावेरी पट्टनम। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। तो इन लोकेशंस को हम लोग मैप में देखेंगे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। जो ये चोल, चेर और पांड्या थे, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने आसपास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में
कविताएं लिखी है। तो जो अनेक संगम कवियाँ हैं वो उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं भी लिखे हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो संगम जो कवि लोग थे वे मुखियाओं की प्रशंसा में काफ़ी कविताएं भी लिखे हैं, और ये कविताएं इसलिए लिखी गई क्योंकि जो हम लोगों ने अभी तीन मुखिया के बारे में पढ़ा, जो चोल चेर पांड्या थे, ये वो संगम कवियों को कीमती जवाहरात और सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक एक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। तो इसके लगभग 2 वर्षों के बाद, यानी जो ये तीन मुखिया जो थे चोल चेर और पांड्या, इसके लगभग 2 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतम पुत्र श्री सतकर्णी था। ये गौतम पुत्र श्री सतकर्णी था, सातवाहनों का प्रमुख राजा था। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बाल श्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। तो जो श्री सतकर्णी था उसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है? तो उसके बारे में हम लोग को इस तरह से पता चलता है कि उसकी माँ गौतम बाल श्री द्वारा दान दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। जो श्री सतकर्णी थे, गौतम पुत्र श्री सतकर्णी, वह और अन्य सभी शासक दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिणापथ है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो ये आपको याद रखना है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। जो गौतम पुत्र श्री सतकर्णी थे वे अपनी सेना को पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं को भेजी। रेशम मार्ग की कहानी। तो चलिए हम लोग रेशम मार्ग की कहानी के रेशम मार्ग के बारे में पढ़ते हैं कि पहले रेशम कहाँ बनता था और इसे कहाँ पहुंचाया जाता था, और किस रास्ते से पहुंचाया जाता था। तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कीमती चमकीले रंग का और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। तो जो ये रेशम की कपड़े होते थे वे काफी चमकीले और चिकनी होते थे, और मुलायम बनावट के कारण से ये रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया था। जो रेशमी कपड़ा है ये तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर, देखिए प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि पहले रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर और सूत कताई होती है। पहले रेशम के कीड़े से और फिर उससे कांचा रेशम निकालकर और सूत की कताई होती है, और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। तो इस तरह रेशम बनने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले चीन में हुआ, और आज से करीब 7000 साल पहले हुआ। और इस तकनीक
को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। तो जो ये चीन था, जो यहाँ सबसे पहले रेशम की तकनीक का रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था, तो उन्होंने यानी चीन ने सारी दुनिया से करीब हजारों साल तक छुपाए रखा। और इसके बाद में ये कैसे पता चला, तो जो व्यापारी लोग थे वहां से कहीं कहीं ले जाते थे, तो हमें जानकारी मिली। पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिससे रास्ते में ये लोग यात्रा करते थे वहाँ रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और जो व्यापारी लोग रेशमी कपड़े से लेकर जिस मार्ग से चलते थे उस मार्ग का नाम एक रेशम मार्ग पड़ गया, और इंग्लिश में इसको सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। तो जो चीन के शासक थे वे कभी कभी उपहार के तौर पर ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को रेशम के कपड़े भेंट देते थे। यहाँ से रेशम के बारे में हमें जानकारी और भी पश्चिमी की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। आज से करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। तो जो रेशमी कपड़ा था इसकी कीमत काफ़ी महंगे होती थी, और उस वक्त धनी लोग कहीं इसको पहनते थे। और इसका महंगाई का कारण एक और भी था, क्योंकि चीन से इसे लाने में काफ़ी दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका पड़ता था। और हम लोग जानते भी है, आज भी हम लोग ये जानते हैं कि यदि हमारे कोई भी चीज़ पर यदि ट्रांसपोर्ट यदि महंगा पड़ता है तो ऑटोमेटिकली उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है और उस चीज़ की महंगाई हो जाती है। तो इसी तरह इसमें दिया गया है कि यहाँ चीन से ले जाने में काफ़ी दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो यही नहीं, जो व्यापारी थे जिस रास्ते से होकर वे गुजरते थे, तो उस रास्ते के निकट जो राज था और वहाँ के राजा थे वो व्यापारी से यात्रा शुल्क भी वसूलते थे। तो इस तरह में महंगाई बढ़ जाता था। अब यही दे रहा है कि आपके बुक में कि पृष्ठ 76 और 77 में देखो सिल्क रूट के बारे में बतलाया गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे, जस्ट नीचे देखेंगे हम लोग। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। जो ये सिल्क रूट था, तो इस पर कुछ शासक इस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, क्योंकि इस सिल्क रूट पर अपना शासन जमाना काफ़ी महत्वपूर्ण लगता था शासक को, क्योंकि इससे उनको टैक्स मिलते थे। और यहाँ तक कि उस जो वस्तु मतलब रेशमी कपड़ा ले जाते थे उसमें से वे लोग रख लेते थे। तो ये बहुत से शासक इन सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण जमाना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफा के जरिए काफ़ी लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज से गुजरते वक्त लुटेरे के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। तो इससे ये भी हो जाता था कि व्यापारी का भी रक्षा हो गया और उनका भी फायदा हो गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे
शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखता था? वो था कुषाण शासक, जो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। तो ये आप सबको याद रखना है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासकों में कुषाण थे, जो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। जो कुषाण थे इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र कौन थे? तो एक पेशावर था और एक मथुरा थे। तक्षशिला भी इनके ही राज का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने की पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि जो एक कुषाण शासक था, इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तो कौन था? तो एक था एक था पेशावर और एक था मथुरा। तो ये इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे और इनके शासन काल में ही, यानी जो एक कुषाण शासक था, इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी और फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। तो इस तरह होता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। तो इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। जो सिल्क रूट पर जो यात्री यात्रा करते थे तो इन सिक्कों का वे लोग उपयोग करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। अब हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार हुआ और ये कहां कहां पे हुआ। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। जो कुषाण था, इसके सबसे प्रसिद्ध राजा एक कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। जो एक कनिष्क था, आज से करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने बौद्ध परिषद का गठन किया। जो कनिष्क था, एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष अनेक जो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। वे कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। तो जो एक कनिष्क के शासनकाल था, इसमें एक बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म की एक नई धारा कौन था? तो वह महायान था और इसकी दो मुख्य विशेषता थी। तो कौन दो मुख्य विशेषता थी? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों और माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है। तो इसमें महत्वपूर्ण इसके मुख्य विशेषता यह था कि
जो पहले पहले यहाँ था कि मान के चलिए जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहाँ पे कुछ संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दिखलाया जाता था, यानी वहाँ भगवान बुद्ध को पूरा मतलब फोटो नहीं दिखलाया जाता था, कुछ संकेतों के माध्यम से बता दिया जाता था। जैसे वहाँ पर जो पीपल के वृक्ष है केवल उसका फोटो दिया रहता था और इससे यहाँ पता चलता था कि यहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन अब इसमें मुख्य विशेषता यह हो गई कि हेलो, पर अब इसमें मुख्य विशेषता यह हो गई कि अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, यानी अब बुद्ध की जो ये पिक्चर्स थी अब ये बुद्ध के पिक्चर्स बनाए जाने लगी और इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। और दूसरा परिवर्तन क्या था? तो दूसरा परिवर्तन यह था कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। तो दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। तो ये आपको दोनों परिवर्तन याद रखना है। पहला परिवर्तन यह हुआ कि सबसे पहले तो जब भगवान की जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहाँ कुछ संकेतों और चिन्हों के माध्यम से बतलाया जाता था। जैसे वहाँ पे जो पीपल के वृक्ष को दिखला दिया गया, इससे पता चलता था कि यहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन अब परिवर्तन यह हुआ कि अब केवल संकेतों और चिन्हों के माध्यम से बताया जाने नहीं लगा। अब भगवान महाबुद्ध की अब प्रतिमा यानी पिक्चर्स बनाए जाने लगे। तो यह एक परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो बोधिसत्व किन्हें कहते हैं? तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेशों में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन के बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ। जो ये बौद्ध धर्म था इसका प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई थी। तो जो एक गुफा था जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए बनाया गया था, तो ये गुफा राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनवाया गया था। तो कुछ राजा और रानियों के आदेश द्वारा बनवाया गया था और कुछ व्यापारियों तथा कृषकों के आदेश के द्वारा बनवाया गया था। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इनसे जोड़ने वाले सड़कें भी इन्हें दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक भागों में फैल गया। तो बौद्ध धर्म का प्रसार हम लोग इंडिया में तो देखे ही, जगह जगह पर इंडिया में यानी भारत में प्रसार हुआ, लेकिन हमारे उपमहाद्वीप से बाहर भी प्रसार हुआ। ये बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्व एशिया के अनेक भागों में भी फैल गया। तो ये आप लोग देख रहे हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा, ये देख रहे हैं आप लोग। थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था।
तो थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तो चलिए हम लोग तीर्थ यात्री के बारे में देखते हैं जो हमारे उपमहाद्वीप में दूसरे जगहों से आए, उनकी क्या जिज्ञासा थी। व्यापारिक काफिले में तथा जहाजे पर दूर दूर जाया करते थे। जो व्यापारी लोग थे ये कभी काफिले में तो कभी जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। जो व्यापारी थे उनके साथ बहुत से तीर्थयात्री भी यात्रा पर निकल पड़ते थे। अब यहाँ आपको एक तीर्थयात्री के बारे में बताया गया है कि तीर्थयात्री किसे कहते हैं। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इस तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध थे। वह करीब 1600 साल पहले आए। जो ये फासियन था ये सबसे पहले यहीं आए। हमारे देश में सबसे पहले यही तीर्थयात्री आए जिसका नाम फासियन है। और ये कब आए? तो ये करीब आज से 1600 साल पहले आए। उसके बाद में कौन आए? तो उसके बाद में स्वेन सांग आए। तो ये हायरार्की आपको याद रखना है। सबसे पहले फासियन आए और ये करीब 1600 साल पहले आए। और उसके बाद में स्वेन सांग आए। और ये कब आए? तो ये 1400 साल पहले आए। 1400 साल पहले भारत आए। और उसके करीब 50 साल बाद इति संग आए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले फासियन आए और ये कब आए? तो करीब 1600 साल पहले आए। और उसके बाद में स्वेन सांग आए और ये कब आए? तो ये 1400 साल पहले आए। और उसके करीब 50 साल बाद इति संग आए। तो ये आपको हायरार्की याद रखनी है। वे सब बुद्ध की जीवन में जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो ये जो सारे तीर्थयात्री आए थे क्यों आए थे? तो ये सब भगवान बुद्ध की जुड़ी प्रतिमाओं को देखने और उनके मठों को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को वे लोग जानना चाहते थे, तो इसलिए वे लोग आए थे यहाँ पे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन लिखा। तो जो तीर्थयात्री थे वे अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किल के बारे में भी लिखा। इन यात्रियों में कई वर्ष लग जाया करते थे। तो जो यात्रा होता था इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जो आज नहीं है कि आज हम लोग ट्रेन या मान के चलिए ट्रेन या फ्लाइट की वजह से एक दिन में ही कहाँ कहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय वैसा नहीं था। उस समय ट्रांसपोर्ट का इतना मतलब विकास नहीं हुआ था। तो उस समय कहीं जाना था तो हमें काफी समय लग जाता था। जिन देशों और मठों की उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। और उन कविताओं के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें अपने साथ ले गए थे। अच्छा अच्छा, तो ये जो बॉक्स में देख रहे हैं आप लोग, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें यह बतलाया गया है कि जो तीर्थयात्री लोग जो आए थे इंडिया में, वे उनको किन किन मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा, उनको कितना समय लगा यहाँ से जाने में। तो यही इसमें दिया गया है। तो चलिए हम इसको थोड़ा रीडिंग करते हैं। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की।
जो फासियन सबसे पहले आए थे वे अपने घर वापस यानी चीन लौटने के लिए अपनी यात्रा सबसे पहले बंगाल से शुरू की। वहाँ व्यापारियों की एक जहाज पर बैठ गया और मुश्किल से वहाँ 2 दिन ही चल पाए थे कि अचानक समुद्री तूफान में वे फंस गए और व्यापारी अपने जहाज़ों को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। तो जो फासियन थे वे अपनी यात्रा सबसे पहले तो वे बंगाल से शुरू किए और वे यात्रा शुरू करने के 2 दिन तक ही चले थे कि अचानक समुद्र में तूफान मच गया और इससे यह होने लगा कि जहाज डूबने लगा। तो जो व्यापारी उसमें बैठे थे वे अपने माल को फेंकने लगे ताकि मतलब जहाज हल्का हो जाए और ये डूबे ना। तो इससे यह हुआ कि फासियन ने भी अपना सामान को तो फेंक दिया पर उन्होंने अपनी पांडुलिपि और बौद्ध की मूर्तियों को उन्होंने नहीं फेंका। तो फासियन भी अपने सामान को फेंका लेकिन उन चीज़ों को नहीं फेंका जो भारत के लिए आए थे। वे पांडुलिपियों और बौद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंके जिन्होंने उसने अपनी भारत की यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिन के बाद आंधी रुकी और 13 दिन के बाद आंधी रुकी। देखिए कितना मतलब समय लग गया। और उसने समुद्र की वर्णन इस प्रकार किया। देखिए समुद्र के बारे में वे और वर्णन किस प्रकार किया है यानी समुद्र के बारे में कैसे बताते हैं। वे बतलाते हैं कि समुद्र असीम है। सूर्य या चांद की तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। तो वे बताते हैं जो समुद्र है वे असीम है। यदि सूर्य यदि नहीं दिखाई दे तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है। तो यही है बतला रहे हैं कि समुद्र असीम है। सूर्य और चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो जाए तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर बरसात और अंधेरा हो जाए तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जावा जाने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। जो जावा द्वीप है वहाँ जाने पर उन्हें 90 दिन से भी ज़्यादा समय लगे। वह 5 महीनों के लिए वहाँ रुके और मिलाइए बीच में जहाँ से वे यात्रा शुरू किए थे सबसे पहले तो वहाँ 2 दिन ही चले थे तो समुद्री तूफान में फंस गए और उसके 13 दिन बाद वो समुद्री तूफान रुका और उसके 90 दिन में वो जावा द्वीप पर पहुँचे और फिर उसने जावा द्वीप पर 5 महीने के लिए रुके। तो मिलाइए कितना समय लगा। और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ों में चढ़कर वहाँ चीन पहुँचे। तो देखिए मतलब यात्रा करना कितना कठिन होता था। ष्वेंतसांग के बारे में दे रहा है हम लोग। ष्वेंतसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। तो अब पहले हम लोगों ने फासियन के बारे में पढ़ा जो सबसे पहले आए थे। अब हम लोग ष्वेंतसांग के बारे में देख रहे हैं कि वे कैसे भारत से लौटे, अपने देश चीन कैसे लौटे। तो ष्वेंतसांग उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटे। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति को 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। तो जो ष्वेंतसांग जो भारत आए थे अपने यात्रा के दौरान उन्होंने बुद्ध की सोने चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी काफी मूर्तियां को उन्होंने एकत्र की। और कितने थी
और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियों को एकत्र की थी। उन्होंने इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गए। जो ये 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ और जो बुद्ध की प्रतिमाएं थी, इनको ये 20 घोड़े पर लाद कर अपने देश चीन ले गए। पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी नाव उलट गई। तो इनका भी कुछ हाल वैसा ही हुआ जैसा फासियन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जब अपने देश चीन जा रहे थे तो सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई और इसमें 50 पांडुलिपियाँ वहीं पे खो गई। और अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो बाकी उन्होंने अपना जीवन की बाकी हिस्सा को जो पांडुलिपि संस्कृत में लिखे थे उसको चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दिए। भक्ति की शुरुआत। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यहाँ एक प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति किसे कहते हैं? तो भक्ति का मतलब हुआ किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। जो भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, जो भक्ति था वो सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब, ऊंच जाति हो या नीच जाति, स्त्री हो या पुरुष, तो सभी के लिए भक्ति का रास्ता का द्वार खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। तो जो भक्ति है इसकी चर्चा हिंदुओं को जो पवित्र ग्रंथ है भागवत गीता में की गई है। तो भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्णा अपने भक्त मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्णा ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो जो भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग थे वे आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले को यह मानना है कि अगर अपनी आराध्य देवी देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते थे। तो लोग ये मानते थे कि जो लोग सच्चे मन से अगर अपने आराध्य देवी देवताओं को सच्चे मन से पूजा करते हैं तो वो जिस रूप में मतलब भगवान को देखना चाहते हैं उसी रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते थे, फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। तो ये देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु की बराह रूप है।
तो जिस तरह समाज में स्वीकृति मिलती गई, उस तरह जो कलाकार थे उस तरह भी वे लोग मूर्तियां बनाने लगे। अब भक्ति के बारे में थोड़ा दे रहा है। भक्ति भक्ति शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। भक्ति जो शब्द है वे भज से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति क्या है? तो भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। तो भागवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। तो ये दिया गया है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को मंदिर कहे जाते हैं। तो ये सब हम लोग तो जानते ही हैं। तो भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। तो जो ये भक्ति परंपरा है ये चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। देख रहे हैं हिंदू। हिंदू शब्द या हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। तो हमने जब इसका सेकेंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था हम लोग कि इंडिया का नाम इंडिया या भारत नाम कैसे पड़ा था, तो हम लोगों ने देखा था। तो उसी तरह हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है और यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपरा के लिए प्रयुक्त होता था। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है।